गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग G20 पे बातचीत करेंगे। आप लगातार G20 सुन रहे हैं, खबरों में सुन रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं G20। लेकिन ये G20 है क्या, इसका इतिहास क्या है और इसमें कौन कौन से सदस्य हैं और इसके भारत के संदर्भ में इसकी भूमिका क्या है और भारत की इसमें भूमिका क्या है और इसकी सीमाएं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो इस पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो G20 जैसा कि नाम से स्पष्ट है आपको कि G मतलब ग्रुप और 20 मतलब संख्या। ये 19 देश और एक 20वां जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक कलेक्टिव है, एक साझा मंच है, एक सामूहिक मंच है जिसमें 20 मतलब 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन उसमें शामिल हैं, इसलिए इसका नाम है G20। ये समूह है 20 एंटिटीज का। और ये बेसिकली इसका जो उद्देश्य है, एक फोरम, ऐसा फोरम बनाया गया जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए ये फोरम बनाया गया है। खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक और वित्तीय मामले हैं उसको ध्यान में रख के कि देशों का आपस में एक समन्वय हो अर्थव्यवस्था को लेके, और जो वित्तीय मामले होते हैं, क्योंकि मल्टीलेटरल ट्रीटीज होती हैं, कई देशों के साथ जो आर्थिक समझौते होते हैं, व्यापार होता है, लेन देन होता है, इसमें उधार लिया जाता है, कर्ज लिया जाता है, कर्ज चुकाया जाता है। तो इस तरह के मुद्दे तो इसमें प्रमुखता से हैं ही। इसके साथ ये भी देखा गया कि दुनिया में जो दूसरे मुद्दे हैं जिसमें अलग अलग देशों के बीच समन्वय की ज़रूरत होती है, जैसे फूड सिक्योरिटी है, क्लाइमेट है, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है कि भाई आपदा आ रही है, तो कई बार आपदा की जो सीमाएं हैं वो कई देशों में तक फैली होती हैं, तो उनके साथ लड़ने के लिए आपको साझा रणनीति की ज़रूरत होती है। ऐसे ही डेवलपमेंट जो है, विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब तक विकास का कोई ढांचा नहीं बनता है तब तक आप एक दूसरे के साथ समन्वय करके आप विकास की ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते हैं। और दूसरा, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात होती है कि जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा देशों के बीच में, तो कोई भी जो विकास है दुनिया के स्तर पे वो सस्टेन नहीं करेगा, मतलब वो दीर्घजीवी नहीं होगा। तो इन उद्देश्यों से लेके G20 समूह की स्थापना की गई और मुख्य इसका अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, खासतौर से किसमें, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय मामलों के लिए ये किया गया। तो इसलिए ये ग्रुप बनाया गया। अब इसमें वो देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य देश हैं। तो इसमें देखिए, अगर देशों की पूरी सूची, जैसा कि मैंने बताया कि 19 देश, तो अर्जेंटीना है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, और उसमें यूरोपियन यूनियन। तो ये यूरोपियन यूनियन को मिला के 20 समूह ये बनते हैं। अब इसमें देखिए कि अगर आप साउथ एशिया से देखें तो उसमें केवल भारत है, इसमें नेपाल नहीं है, इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसमें अफगानिस्तान नहीं है, बांग्लादेश इसमें नहीं है, इसमें भूटान और मालदीव नहीं है, इस समूह में केवल भारत है इसमें। और खास बात यह है कि ये जो देश हैं ये एडवांस देश भी इसमें हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि जापान है, यूके है, यूएस है, वो तो रसिया है इसमें, तो वो तो शामिल है ही हैं। इसके साथ
एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो दुनिया में ये माना जा रहा है कि जो अर्थव्यवस्थाएं तेजी से विकास कर रही हैं और बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो भी इसमें शामिल हैं, जैसे इंडोनेशिया है, भारत है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है। तो इस तरह के देश भी इसमें शामिल हैं। तो जो एडवांस कंट्रीज़ हैं और जो एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वो दोनों तरह के देश इसमें शामिल हैं। अब इसमें एक और ग्रुप है जिसको कहते हैं G7। G7 जो विकसित देशों का एक समूह है और वो भी इसमें शामिल है। तो विकसित देशों का जो G7 ग्रुप है उसमें कौन कौन से देश हैं, अगर आप देखें तो उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम है और कनाडा है। तो ये G7 भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से मिला के ये एक दुनिया का काफ़ी पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली समूह बनता है G20। ये बहुत ही शक्तिशाली समूह बनता है। अब ये देखिए कि G7 भी इसमें शामिल है, दुनिया के शक्तिशाली देश, जिसमें अमेरिका, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ये भी इस G20 में शामिल हैं। तो एक तरह से अगर आप देखें तो जो पूरी दुनिया के 80% जो इकोनॉमिक आउटपुट है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो इन्हीं देशों में केंद्रित हैं। जो 19 देश और यूरोपियन यूनियन G20 के हिस्से हैं, वहाँ पे 80% दुनिया का जो आर्थिक कारोबार है वो केंद्रित है और 75% जो ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है, जो निर्यात है, वो भी इन्हीं देशों से होता है। मतलब ये देश उत्पादक देश भी हैं जो निर्यात करते हैं दूसरे देशों को, वो भी है। और लगभग 2/3 60% दुनिया की जो आबादी है वो इन्हीं देशों में है। इसका ये भी मतलब हुआ कि जो देश इस समूह से बाहर हैं, वहां पे 40% आबादी है, वहां पे 40% दुनिया की आबादी है, लेकिन 25% उनके पास ग्लोबल एक्सपोर्ट है और उनका जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो 20% है। इसका मतलब कि जो देश इससे बाहर है वो आर्थिक रूप से कमजोर है। इसको आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि G20 अगर इतना बड़ा उसका शेयर ग्लोबल इकोनॉमी पे है 80%, 75% उसका ग्लोबल एक्सपोर्ट पे नियंत्रण है और 60% आबादी, पॉपुलेशन G20 समूह में रहती है, तो इससे बाहर जो 40% आबादी के देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था इनके मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है और गरीबी है। अब इसमें भारत में क्यों G20 की लगातार चर्चा सुनाई दे रही है इस दिसंबर महीने से, खास तौर से देखिए ये G20 जो समूह है, तो इसमें एक नियम है कि जो इसकी प्रेसिडेंसी है, जो इसकी अध्यक्षता है, जो इसकी सदारत है, वो रोटेट होती है, वो घूमती रहती है, एक देश से दूसरे देश में घूमती रहती है। तो अभी जैसे अगर आप देखें कि भारत को ये जो मेज़बानी G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते। इसके पहले इंडोनेशिया के पास ये प्रेसिडेंसी थी, अभी 30 नवंबर 2022 तक, 1 दिसंबर 2021 से लेके 30 नवंबर 2022 तक जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो इंडोनेशिया के पास थी। उसके पहले ये दायित्व इटली के पास था। इटली ने मेज़बानी करी थी और रोम में उन्होंने सबमिट किया था
इटली के बाद इंडोनेशिया के बाद अब इंडिया, और इंडिया के बाद 30 नवंबर 2023 के बाद जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो ब्राज़ील के पास चली जाएगी, और 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक ब्राज़ील इसकी सदारत करेगा, इसकी प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के पास होगी, और उसके बाद फिर उसके अगले साल दक्षिण अफ्रीका को ये दायित्व मिलेगा। तो इस तरह से एक एक साल में ये जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती रहती है। अब ये भी देखिए कि आखिर जब भारत के पास ये मेजबानी आई है और भारत को जब ये प्रेसिडेंसी मिली है तो इसमें अभी क्या हो रहा है, और ये दिसंबर चूंकि 1 दिसंबर से ही भारत को ये दायित्व मिला है, तो अभी फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज की मीटिंग हुई जो बेंगलुरु कर्नाटक में 13-14 दिसंबर को हुई है। तो ये फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के जो डिप्यूटीज हैं उनकी मीटिंग हुई थी। अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय लेन देन को ध्यान में रखते हुए, एक देश से दूसरे देश के वित्तीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग अभी हुई है, जिसमें फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के डिप्यूटीज ने भाग लिया, और भारत की तरफ से इसके को चेयर 2 लोगों ने इसको को चेयर किया। एक सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स श्री अजय सेठ, और दूसरा अजय सेठ और डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डिप्टी गवर्नर हैं डॉक्टर माइकल पात्रा, उन्होंने इसको को चेयर किया। तो भारत की तरफ से ये जो फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टीज की जो बैठक हुई बेंगलोर में, उसकी 2 लोगों ने उसमें भारत की तरफ से को चेयरशिप का रोल प्ले किया। पहला अजय सेठ जो इकोनॉमिक अफेयर्स में सेक्रेटरी हैं, आर्थिक मामलों का जो मंत्रालय है वहाँ पे वो सेक्रेटरी हैं, और दूसरा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर हैं, उप गवर्नर हैं माइकल पात्रा, उन्होंने इसको को चेयर किया। तो ये लोगों ने भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किया। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस पे सवाल जरूर बन सकता है कि इसकी थीम क्या थी। G20 में जब भारत के पास प्रेसिडेंसी थी तो उसकी थीम क्या थी, तो भारत ने उसकी थीम रखी वसुधैव कुटुंबकम। तो आपको पता ही है कि वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का पुराना वाक्य है, और उसका मतलब ये होता है कि जो पूरी दुनिया है उसको हम एक कुटुंब मानते हैं। जो पूरी धरा है, वसुधैव, जो धरा पे जो भी लोग हैं, धरती पे जो भी लोग हैं, वो हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा है, कुटुंब का हिस्सा है। तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है जब भारत इसको होस्ट कर रहा है दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक, और 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, कि हम सब जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो एक धरती पे रहते हैं, एक परिवार की तरह हैं, और 1 फ्यूचर, और हमारा सबका भविष्य जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये इसकी थीम है। तो इस थीम को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अभी तक जो मेजर डिस्कशन हुए हैं, क्योंकि अलग अलग देशों के पास जब प्रेसिडेंसी जाती है तो अलग अलग मुद्दे भी उसमें जुड़ते चले जाते हैं। जैसे अर्जेंटीना के पास जब ये मेजबानी थी G20 की, तो वहाँ एजुकेशन भी उसमें जुड़ा। तो ऐसे ही एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब धीरे धीरे इसमें अलग अलग देश अपने हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको भी इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में डालते हैं। तो मेजर जो डिस्कशन है कि ग्लोबल इकोनॉमी एंड रिस्क क्या है, क्या खतरे हैं, और अर्थव्यवस्था की गति कैसी है। जैसे आपको पता है कि जब कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ था तो 183 देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो स्लो हो गई थी, वो धीमी हो गई थी। उसके बाद इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, अलग अलग देशों में कई जगह बढ़ी, और ग्लोबली 8% लोग गरीबी रेखा के
नीचे भी चले गए और ऐसा अनुमान लगाया गया कि ग्लोबली जो खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं वो 20 से 30% तक बढ़ गई उस दौरान। तो इसमें जो विषय डिस्कस हो रहे हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी और रिस्क है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जो ऐसे बैंक जो अलग अलग देशों को कर्ज देते हैं, लोन देते हैं, उनकी फंक्शनिंग, उनका इंटरेस्ट रेट, उनकी शर्तें, वो सब इसमें डिस्कस होती हैं। ग्लोबल डेप्ट वल्नरेबिलिटीज कि मान लीजिए कि किसी देश ने कर्ज लिया और फिर वो चुकाने की स्थिति में नहीं है, जैसा कि श्रीलंका का आपने पीछे उदाहरण देखा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। क्लाइमेट एक्शन के लिए क्या होगा, क्योंकि पर्यावरण को लेके पूरी दुनिया में जो चिंता व्याप्त हो रही है, तो उसमें क्या होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो SDGs हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की टाइमलाइन है 2015 से 2030 और उसमें दुनिया में कई सारे टारगेट रखे गए हैं विकास के, जिसमें शिक्षा भी है, जेंडर भी है, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी है, जिसमें फूड सिक्योरिटी भी है, जिसमें एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी भी, ये सारे मुद्दे हैं। तो कैसे जो विकास का हम कौन सा मॉडल लें जो सस्टेनेबल हो, जो एक लंबे समय तक लोगों को विकास से लाभान्वित करे और उनकी वल्नरेबिलिटी, जो उनकी वल्नरेबिलिटी को आप हिंदी में ऐसा समझें कि जो वंचित लोग हैं उनको भी वो लाभ मिले और कोई उससे वंचित नहीं रहे। बिल्डिंग रिजिलियंट का मतलब होता है कि शॉक, कि जो आपको झटके लगते हैं उससे आप में उबरने की शक्ति सॉरी, तो जो झटके लगते हैं उससे आप उबर सकें, ये आपके ताकत को रिजिलियंट कहते हैं। तो देशों की अर्थव्यवस्था को इस तरह से रिजिलियंट बनाना ताकि अगर उनको झटके लगे, ये जो इस समूह के सदस्य हैं, तो वो उससे उबर पाए। और सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सिटीज ऑफ टुमारो, क्योंकि देखिए 2050 तक जो शहरीकरण है वो चलता रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो 2050 तक शहरीकरण और तेजी से बढ़ता जाएगा, तो इसलिए शहरों को नए ढंग से डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, शहर में सुविधाएं बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सिटीज़ ऑफ टुमारो भी इसका G20 का एक प्रमुख एजेंडा है, क्योंकि आबादी गांव से, छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ आ रही है। तो इसीलिए इंक्लूजन की बात है कि शहर में अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग जो भी हैं, उनको कैसे शहर अपने अंदर सुविधाएं दे, कैसे एकोमोडेट करे और उनको इंक्लूसिव बनाए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करे, सबको पानी मिले, शौचालय की सुविधा मिले और रोजगार मिले, ये भी इसका एक प्रमुख एजेंडा है। अब देखिए ये अभी इसी दिसंबर महीने में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की भी मीटिंग हुई इंडिया की प्रेसिडेंसी में, चूंकि अभी 1 दिसंबर से ही भारत को ये जिम्मेदारी मिली है प्रेसिडेंसी की। तो मुंबई में 13 से 16 तारीख तक फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, DWG, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप। ऐसे ही अलग अलग वर्किंग ग्रुप हैं, जैसे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप है, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप। तो ऐसे ही डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी मुंबई में हुई है। और ये जो फरवरी में आने वाले फरवरी में 2023 में जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, ये 23 से 25 फरवरी 2023 में बेंगलोर में मिलेंगे। तो आप सोचिए कि 19 देश और यूरोपियन यूनियन के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर सब लोग आएंगे भारत में, और बेंगलोर में 23 से 25 फरवरी तक ये G20 की मीटिंग होगी। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि उतने देशों के वित्त मंत्रियों का आना और वहाँ के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का आना और आर्थिक नीतियों पे चर्चा, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण इवेंट है जो भारत होस्ट कर रहा है
23 से 25 फरवरी को बैंगलोर, कर्नाटक में। अब देखिए, ये तो उसका सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए कि भाई ये है कि G20 शक्तिशाली देशों का समूह है, 80% इकोनॉमिक आउटपुट पे इन देशों का नियंत्रण है, 60% जनसंख्या इन देशों में रहती है। ये तो सब पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए, लेकिन इसमें इसके लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमाएं क्या है? क्योंकि समूह तो बहुत बनते रहते हैं। सार्क, दक्षेश भी एक समूह बना था कुछ साल, उसमें बड़ी गर्मजोशी थी, फिर वो अभी बहुत कम चर्चा में आता है। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसमें समय समय पर मुद्दे और शामिल होते जाते हैं जो दुनिया के स्तर पे चिंता पैदा करते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी का भी इसमें मुद्दा पहले शामिल हो चुका है, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा का भी मुद्दा डिस्कस हुआ, एंड ट्रेड वॉर, जो व्यापारिक युद्ध जिनको कहा जाता है, कि जो गला काट प्रतियोगिता है देशों के बीच में व्यापार को लेके, व्यापार बढ़ाने को लेके, वो सब भी इसमें चर्चा हो चुका है। अब G20 की लिमिटेशन एक तो ये है कि ये एक फोरम है, एक समूह है, लेकिन उसकी कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, कोई वैधानिक उसकी मान्यता नहीं है कि कोई देश उसकी बात सब माने ना माने, कितनी माने, इसके लिए कोई लेजिस्लेटिव बाइंडिंग नहीं है, उसके लिए कोई कोई कानूनी रूप से वो बाध्य नहीं है। तो जो भी निर्णय होते हैं वो ये इस उम्मीद के साथ किए जाते हैं कि जो भी उसके समूह सदस्य हैं वो उस बात को मानेंगे, लेकिन आप उनके ऊपर कोई कानूनी दबाव नहीं बना सकते। दूसरी बात यह है कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात लगातार होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी तय किए गए हैं, लेकिन 2030 तक उसकी मियाद है, उसका टाइमलाइन है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी सभी देशों ने उसको साइन तो किया, उस पर सहमत तो हैं, लेकिन सभी देश उसके लिए जितनी जरूरत है उतना वित्तीय आवंटन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं है तो आपका जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगा। तो अब देखिए क्या है कि भाई, अब जब पूरी दुनिया के देश सब इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए गए और उस पर सबने साइन किया, लेकिन अब अपने देश में लौटने के बाद उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करें। अगर नहीं करते हैं तो वो एजेंडा पूरा नहीं होता है। तो इसकी भी एक लिमिटेशन है कि एक ग्रुप है, फोरम है, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। अब जैसे क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज के लिए पूरी दुनिया जब तक कमर नहीं कसेगी, अपने जो कंज्यूमर्स अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट हैं, जो एक्सटॉर्शन है, जो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है, ये सब नदी, तालाब, पहाड़, इन सब का जो दोहन है, ये जब तक नहीं रुकेगा तो आप क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेंगे? तो ये सब चुनौतियां हैं। और जब लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है तो सभी के लिए सुविधाएं देना ये भी अपने आप में एक चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती है कि ये जो फोरम है G20, अब वो सोशल इनइक्वालिटी और ग्लोबल थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र को के खतरे हैं, जैसे आपने अफगानिस्तान में देखा कि कैसे बंदूक के बल पे वहाँ पे एक सरकार को बदल दिया गया। तो जो लोकतंत्र के खतरे हैं और जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है अलग अलग स्तरों पे, देशों के बीच में भी असमानता होती है, फिर समाज के भीतर असमानता होती है, परिवार के भीतर असमानता होती है। अगर आप जेंडर का लेंस इस्तेमाल करें, जेंडर के दृष्टिकोण से देखें, तो महिला पुरुष के बीच में असमानता है, अमीर गरीब के बीच असमानता है, एक देश से दूसरे देश के बीच असमानता है, एक मजबूत अर्थव्यवस्था और कमजोर अर्थव्यवस्था के बीच असमानता है। तो जो इसके क्रिटिक हैं, जो लोग इसकी आलोचना करते हैं G20 की प्रक्रिया की, वो लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये जो सोशल इनइक्वालिटी है और जो लोकतंत्र
के खतरे हैं दुनिया के स्तर पे, उसको एड्रेस करने में ये सक्षम नहीं है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो G20 की अभी हम लोगों ने सीमाएं भी देखी, G20 की हम लोगों ने ताकत भी देखी। G20 में भारत की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास है, और फरवरी में भारत G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक बेंगलोर में करेगा। तो अगर इस पे कोई भी सवाल आता है तो इन पॉइंट्स को मिला के आप उसका जवाब अच्छे से लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग अगली क्लास में एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।